गुड मॉर्निंग हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। मैं सुंदर सिंह जादौन, साइंस टीचर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे पीएच परिवर्तन से दंत क्षय। ठीक है, यानी पीएच परिवर्तन होने पर किस प्रकार दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, ये मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बात की थी। ठीक है, अब मैं आपको वहीं से टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा था कि मुंह में जैसे भोजन करने के बाद छोटे छोटे भोजन के कण रह जाते हैं और इन कणों के सड़ने से मुंह में अम्ल बनता है। अब मुंह के अंदर जो सफ़ेद जो भाग है दांतों का, इनेमल, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है और इस कठोर भाग यह है जो कैल्शियम फास्फेट का बना है। किसका? कैल्शियम फास्फेट का। कैल्शियम फास्फेट जल में अघुलनशील है। कहने का मतलब जो इनेमल है इसे कहते हैं दंत्वक, जो जल में अघुलनशील होता है। ठीक है, तो कैल्शियम फास्फेट जो धातु है वो अम्ल से क्रिया करके और एक तरह से दांतों पर पीली परत के रूप में जमाव हो जाता है, जिससे मुंह का पीएच मान भी कम हो जाता है और दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। दांतों को क्षय से बचाने के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग किया जाता है, करना चाहिए। यहां तक मैंने आपसे बात कर ली थी। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन हम लेते हैं कि पशुओं एवं पौधों, देखिए पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न प्रतिरक्षा। ठीक है, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से प्रतिरक्षा किस प्रकार होती है? देखिए, जो क्वेश्चन छोड़ा था उसके बाद नया क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। यहां बात कर रहा हूं पशु और पौधों, यानी जंतु और पौधों में उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। तो यहां पर यदि मैं जंतुओं की बात करूं तो जंतुओं में मैं कुछ लूंगा जैसे कीट। हाँ, अब कीट में जैसे आपने ले लिया मधुमक्खी, तांत्या होता है ना, मधुमक्खी है, तांत्या है, अन्य जो कीट हैं इनके डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। जैसे आपको कभी, यानी मधुमक्खी ने डंक मारा है, मधुमक्खी का जो डंक है, मधुमक्खी के डंक में एक अम्ल होता है और वो अम्ल कौन सा, मैं नाम बताता हूं आपको। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल है? फार्मिक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में या चींटी के डंक में, ठीक है, या तांत्या होता है जो पीले कलर का होता है, उसके डंक में कौन सा अम्ल है? फार्मिक अम्ल। और जब यह यानी किसी की त्वचा में लगा देती है, मधुमक्खी ने त्वचा में डंक लगा दिया, तो ये फॉर्मिक अम्ल उस त्वचा में डाल देती है, जिससे क्या होगा, जहां प्रभावित स्थान है, जहां डंक लगाया है, वहां पर जलन होगी, दर्द होगा और सूजन भी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, उस अम्ल का नाम फॉर्मिक अम्ल यानी मैथनोइक अम्ल है, जिसके कारण दर्द जलन का अनुभव होता है। और डंक मारे गए अंग में, अब क्या करें इसके उपचार के लिए, कि जहां डंक मारा गया है उस डंक मारे गए स्थान पे हमें क्षारीय पदार्थ लगाना है। तो डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा, कैसा? बेकिंग सोडा हमें काम में लेना है
बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग करके आराम मिलता है। इसके अलावा देखें तो यहां पर ये सिंपल सा क्वेश्चन कि कुछ, ये तो मैं किसकी बात कर रहा था, जंतु की, कीट की, कि मधुमक्खी है या चींटी है, तो इनमें क्या फार्मिक अम्ल होता है, और फार्मिक अम्ल जहाँ पर वो चला जाता है त्वचा में जहाँ मधुमक्खी ने डंक मारा है, तो उस स्थान पर दर्द जलन होता है। इससे बचने के लिए हमें क्षारीय पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। या जैसे आपको बताया बेकिंग सोडे का उपयोग करो, अब बेकिंग सोडा नहीं है हमारे पास, कपड़े धोने का साबुन लगा लो, लोहा धातु घिसके लगा लो, बांस घिसके लगा लो, दंत मंजन लगा लो, जो क्षारीय पदार्थ है उसको तुरंत से तुरंत लगा लें आप, तो वो उपचार आपका काम करेगा। अब इसमें देखो जंतु के बाद क्या है, पौधे। तो एक पादप है, उस पादप का नाम है नेटल। क्या नाम है पादप का, नेटल। देखिए नेटल नाम आपने सुना होगा पहली बार, लेकिन नेटल होता है कांच की फड़ी। आप कभी रणथंबोर गए या जंगलों में गए होंगे तो आपने कांच की फड़ी देखी होगी, जिसको लगने पर खुजली हो जाती है, जिसको लगाने पर खुजली हो जाती है। ये एक जंगली पादप है। तो नेटल एक शाकीय पादप है, और इस पादप की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों पर रोम पाए जाते हैं। पादप की पतलियों पर पतले पतले रोम पाए जाते हैं। अब जब कोई इसके संपर्क में आ जाए, जब कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आ जाता है तो वो रोम उसकी त्वचा में चल जाते हैं। अब इसमें पाया जाता है, इसमें भी फॉर्मिक अम्ल, यही अम्ल होता है इसमें भी। नेटल का जो पादप है उसमें भी फॉर्मिक अम्ल है। तो फॉर्मिक अम्ल त्वचा में प्रवेश कर जाएगा। जब फॉर्मिक अम्ल त्वचा में प्रवेश कर गया तो उससे जलन होती है, खुजली हो जाती है। इससे बचने के लिए क्या करें, इससे बचने के लिए भी हमें क्षारीय पदार्थ लगाने होते हैं, क्योंकि अम्ल का प्रभाव कम करने के लिए हमको क्षार से क्रिया करानी है, और अम्ल क्षार से क्रिया कर लेता है तो उदासीन हो जाता है। तो क्या करें इसके लिए, देखो आप, अब मैं लेता हूं नेटल की, कि नेटल जो पादप है ना, नेटल के डंक वाले बाल मैथेनोइक अम्ल छोड़ देते हैं। ये मैथेनोइक अम्ल किसका नाम है, फार्मिक अम्ल का। फॉर्मिक अम्ल को ही मैथेनोइक अम्ल कहते हैं। तो जब नेटल का डंक यानी जो कांच की पड़ी है, कांच, वो नेटल की जो रोम है वो चले गए त्वचा में, तो वो मैथेनोइक अम्ल छोड़ देते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। यानी जलन भी होगी और उस स्थान पर दर्द भी होगा। अब इसका उपचार क्या करें, तो देखो उपचार, देखो प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। मतलब प्रकृति में भी ऐसे पदार्थ हैं जो उसको उदासीन कर सके। देखो प्रकृति उदासीनकरण के विकल्प देती है। ये क्वेश्चन आपका, ये आपने कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर जो भी आपका चल रहा है, ठीक है। ये इसके आंसर में आपको बता, इसमें नंबर 1 तो आप पशुओं के बारे में लिखेंगे, मतलब हमारे बारे में, हम भी उसी श्रेणी में आते हैं। भाई मधुमक्खी किसके डंक लगाएगी, मानव के, भैंस के, बंदर के, गाय के, बिल्ली के। तो ये एनिमल, पशु मतलब एनिमल, एनिमल हम भी हैं। तो यहां पशु के बाद पादप, तो पौधे का उदाहरण क्या है, नेटल। नेटल एक शाकीय पादप है। देखो यानी प्रकृति उदासीनीकरण लिए विकल्प देती है। यानी प्रकृति में भी यदि ढूंढे जाए तो हर रोग की दवा है। यहां हमें दवा किसकी लेनी है कि कांच की फड़ी लग गई, खुजली हो गई, अब क्या करें, हम जंगल में हैं। तो जंगल में देखो जहां पर आपको प्रभावित किया है वहीं पर उसका समाधान भी है, ये हमें ध्यान देना थोड़ा सा। तो प्रकृति देखो उदासीनीकरण का विकल्प कैसे देती है, देखो नेटल एक शाकीय पादप है। शाकीय मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा पादप है। देखो पादप को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है शाक, एक होता है झाड़ी, 4 भागों में बांटते हैं। शाक, शाक का मतलब छोटे पादप,
छोटे जो मटर के पेड़ तक जो होते हैं, झाड़ी जिसमें बेर आते हैं वहां तक के, शूप, शूप उससे बड़ा और बड़ा होता है वो कहलाता है पेड़। तो इन प्लांटों को 4 भागों में बांटकर इनकी स्टडी करते हैं। तो ये पादप कैसा है? साकी है, छोटा पादप है। ठीक है। उगता कहां है? जंगलों में उगता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जो गलती से अगर छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों से मैथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक, और मैथेनोइक का नाम क्या बताया मैंने? फॉर्मिक अम्ल। इन बालों से मैथेनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। ठीक है। पारंपरिक तौर पर इसका जो इलाज है, डंक वाले स्थान पर ढाक पौधा, देखो ये ढाक, ये ध्यान देना। तो जिस स्थान पर आपके डंक लगा है, खुजली है, वहां पर देखो नेटल के आसपास ही एक पौधा उगता है जिसको कहते हैं ढाक। इसकी पत्ती को रगड़ करके उसका लगाते हैं। देखो इसका इलाज डंक वाले स्थान पर ढाक पौधे की पत्ती को रगड़कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। ठीक है। अब ढाक के पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हो कि ढाक की जो पौधा है, ये जो पत्ती है, ये इन पत्तियों में रोम होते हैं ऐसे। ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है कि ढाक की पौधे की प्रकृति का अनुमान, तो जब ये मैथेनोइक अम्ल छोड़ता है तो इसके अंदर क्या है? अम्ल है। इसकी पत्तियों में क्या है? अम्ल। लेकिन ढाक की जो पत्ती होगी ये कैसी होगी? क्षारीय है। ठीक है। अब आप जान गए होंगे कि अगली बार यानी जब भी पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल के पौधे के छू जाने पर आपको क्या करना होगा कि उसके आसपास जो नेटल का पादप होता है उसकी पत्ती को रगड़ करके और आपको उस प्रभावित स्थान पर लगाना है। ठीक है। जिससे क्या होगा? लगाने से डंक लगने पर प्रभाव हो जाएगा। तो ये नेटल का पादप है, नेटल, और इसके आसपास ही उगता है वो ढाक होता है, ढाक पादप। नेटल का पादप, इसमें अम्ल होता है, इसमें क्षार होता है। जब इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो उदासीन हो जाएगा। तो प्रकृति भी उदासीनीकरण के विकल्प देती है। छोटा सा क्वेश्चन है, हम बोलते समझाते हैं तो बड़ा हो जाता है। बाकी आपको ध्यान देना है कि पशुओं में तुम देखें तो मधुमक्खी के डंक अम्ल छोड़ता है जिससे दर्द जलन का अनुभव होता है, और डंक वाले स्थान पर बेकिंग सोडा या दुर्बल क्षार का उपयोग करते हैं। ऐसे ही नेटल पादप है, वो मैथेनोइक अम्ल छोड़ता है, और जहाँ पर ये लगाते दर्द होता है वहाँ पर ढाक की पत्ती को रगड़कर लगा देते हैं। ढाक की पत्ती कहाँ उगेगी? जहाँ नेटल का पादप होगा उसके आसपास ही ये पादप मिल जाएगा। ठीक है। अब मैं चलता हूँ आगे। देखिए बेटा, एक और अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देना। कुछ प्राकृतिक अम्ल, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ पदार्थ जो हमारे डेली यूजेज में आते हैं, हमारे रोजाना काम में आते हैं, उनमें प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? इन अम्लों का निर्माण हम घर पे नहीं करते, प्राकृतिक अम्ल है। और ये कौन कौन से पदार्थ जिनमें पाया जाता है ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, मेज करना। ठीक है, हम इसको लिख के भी बताते हैं कई बार, मैं आप वीडियो में आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि ये प्राकृतिक स्रोत है, ये पदार्थ का नाम है और ये इनके अम्ल के नाम है। जैसे आप टेबल बना ले, लिख रहे हो तो जैसे आप लिखेंगे पदार्थ का नाम, ठीक है, एक तरफ होता है अम्ल का नाम,
अब आपने लिखा नंबर 1, मान लीजिए सिरका, तो सिरका यहां पर पदार्थ है और सिरका में जो अम्ल है वो अम्ल का नाम है एसीटिक अम्ल। या तो आप सारणी बना के इस तरह लिख के याद कर लेंगे या यहीं से डायरेक्ट कर लो। ठीक है, सबसे पहला मैंने जो अम्ल दिया है सिरका। ठीक है, पहला अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। अब सिरका आप जानते होंगे, इसका उपयोग करते हैं मुख्य रूप से अचार में। अचार जो खट्टा लगता है, खट्टे लगने का कारण है सिरका। यदि सिरका डाल दिया जाए तो उस पर फंगस नहीं लगेगी। फंगस कहते हैं फफूंद को। ठीक है, फंगस नहीं लगेगी क्योंकि सिरका में कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, दूसरा ऑरेंज, संतरा। संतरा के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है? सीट्रिक अम्ल। क्या? सीट्रिक। आपको यह भी मिलेगा कि संतरा के अंदर एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एक ही बात है, एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें? संतरा में। यहां लिख देता हूं संतरा। संतरा में सीट्रिक भी है, सीट्रिक अम्ल, और इसे हम एस्कॉर्बिक अम्ल भी इसमें होता है। ठीक है, तीसरा है इमली। सिरका को कहते हैं विनेगर, संतरा ऑरेंज, इमली होती है टैमारिंड। इमली के अंदर कौन सा अम्ल है? टार्ट्रिक। कौन सा अम्ल है? टार्ट्रिक। नंबर 4 टमाटर। टमाटर के अंदर अम्ल कौन सा है? ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। नंबर 5 खट्टा दूध या दही। खट्टा दूध या दही, और इसमें होता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। खट्टे दूध में, छाछ में या दही में लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा कि जो दूध बेचने, हम जैसे मान लो सुबह दूध है हमारा, यदि हमने काफ़ी देर उसको गर्म नहीं किया, मान लो सुबह 7 बजे दूध निकला है पशु से, और यदि उसको 10 बजे 11 बजे तक गर्म नहीं किया तो वो दूध फट जाता है। क्यों? लेकिन दूध बेचने वाले जो होते हैं उनका दूध 2 बजे 3 बजे तक भी नहीं फटता। वो दिन भर लेके घूमते रहते हैं फिर भी नहीं फटता। इसका कारण क्या है? ध्यान देना बेटा। दूध बेचने वाले अपने दूध में यदि उनको लेट हो जाते हैं तो, ऐसा नहीं सभी डाल रहे हैं, बाकी यदि वो लेट हो जाते हैं अपने इस व्यवसाय में तो उसमें वो बेकिंग सोडा डाल के रखते हैं। क्या डालते हैं? बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा से क्या हुआ? उसके अम्ल का पीएच मान कम कर दिया, है ना? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो गई। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उस दूध को, दूध अम्लीय होता है, यदि उसमें बेकिंग सोडा मिला दिया तो उसकी अम्लता हो गई कम। अब उसको यदि गर्म करना हो या उसको रखना है तो काफी लंबे समय तक वो रह जाता है। तो वो जो दूध है जिसमें बेकिंग सोडा डाला हुआ है और एक सिंपल दूध है, दोनों को गर्म करने के बाद यदि हम रख दें फिर दही जमाएं तो देखो अंतर क्या आएगा। जिसमें बेकिंग सोडा डला हुआ है वो दही लेट बनेगा, जिस दूध में बेकिंग सोडा मिलाया हुआ है वो दही बनाने में टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा है। पहले जो उसको अम्ल में चेंज करना है, लैक्टिक अम्ल में ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर वो लैक्टिक अम्ल दही में कन्वर्ट होगा। कि दूध बदलता है दही में, तो दही जब बदलेगा तो उसका पीएच मान और भी कम हो जाता है। तो एक तो सिंपल दूध, एक जो दूध बेचने वाला ग्वाला है उसके दूध में बेकिंग सोडा मिला हुआ है तो उसको दही बदलने में ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक ताज़ा दूध और एक दूध जो ग्वाला बेचने जाता है या उसमें बेकिंग सोडा मिला हुआ है, तो उन दोनों को यदि हम दही जमाएं तो ज़्यादा समय किस में लगेगा और क्यों लगेगा ये बताना होता है। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर पे आपको ले रहा हूं नींबू। नींबू में होता है सीट्रिक अम्ल, सीट्रिक या साइट्रिक एसिड होता है। चींटी का डंक, लाल चींटी के डंक, देखो काली चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल नहीं होता, लाल चींटी जो होती है उसके डंक में होता है।
तो लाल चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है और मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है। नेटल का डंक, नेटल का डंक किसको कहेंगे? मधुमक्खी, चींटी और नेटल, तीनों में यही होता है, मेथेनोइक अम्ल। नेटल कहते हैं कांच की फड़ी जिससे खुजली होती है, उसमें भी मेथेनोइक अम्ल होता है। और यहां आप नोट कर लें मधुमक्खी, मधुमक्खी के डंक में भी यही अम्ल होता है, मेथेनोइक। ठीक है। और मेथेनोइक को ही फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। इसके अलावा मैं और आपको जानकारी दे दूं, जैसे गन्ना, गन्ने में होता है ग्लाइकोलिक अम्ल। ठीक है। सेब, सेब में होता है मैलिक अम्ल। ठीक है। तो आपके यही अम्ल काम आते हैं। कितने अम्ल हो गए? 4 इधर है, 4, 8, एक 9, एक 10 और एक 11 अम्ल। ठीक है। तो प्रमुख रूप से इनमें से ही आपके क्वेश्चन वो भी मैच करने वाला क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। मैच फॉलोइंग क्वेश्चन की जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सुमेलित कीजिए। तो आपको एक तरफ पदार्थ का नाम दे दिया, एक तरफ अम्ल का नाम दे दिया, उल्टा सीधा कर देते हैं, आपको उनको मिलान करना होता है। ठीक है। चलिए आगे। अब यहां कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर हम जानते हैं कि इनके उत्तर क्या हो सकते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान देना बेटा। आपके पास 2 विलयन है, ए और बी। ठीक है। एक विलयन ए है और दूसरा बी। ठीक है। ए का पीएच मान कितना है? 6 और बी का पीएच मान है 8। ठीक है। तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी और इनमें से कौन अम्लीय है, कौन अधिक होगा? देखो, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से पता लगाया जाता है अम्ल का या क्षार का। जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी वो अम्लीय होता है, कम होगी तो वो क्षारीय होता है। तो यहां पर देखो पीएच मान 6 है, 6 का मतलब ये अम्लीय है। कितना, कैसा है? अम्लीय। और पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो क्षारीय। तो यहां पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसमें अधिक होगी? ए में। तो ए वाला पदार्थ है वो अम्लीय है और बी वाला पदार्थ है वो क्षारीय है, क्योंकि इसका पीएच मान 8 है। इसमें H आयन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है और OH माइनस हाइड्रोक्सिल की सांद्रता ज्यादा है। तो यहां हम कहेंगे कि विलयन ए जिसका पीएच मान 6 है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इसलिए वो अम्लीय है। जबकि दूसरा विलयन जिसका पीएच मान 8 है वो क्षारीय है, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ए विलयन से कम होती है। दूसरा क्वेश्चन देखें। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन की आयनों की सांद्रता अधिक है तो विलयन अम्लीय होता है, और यदि उसमें टोटली हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, हाइड्रोक्सिल आयन बिल्कुल नहीं है, तो वो प्रबल अम्ल होगा। अब यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक, OH आयन की सांद्रता कम, तो अम्लीय। जब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल दोनों की मात्रा बराबर हो जाए तो उदासीन, और हाइड्रोक्सिल की मात्रा ज्यादा हो, हाइड्रोजन की कम हो तो क्षारीय। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। अगला, क्या क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं? अगर हां तो ये क्षारीय क्यों होते हैं फिर? बिल्कुल। यदि मैं प्रबल क्षार को छोड़ दो जिसका पीएच मान 14 है, पीएच मान 14 वाले विलयन को छोड़कर सभी क्षारों में भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है, लेकिन क्षारीय पदार्थों में OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक होती है हाइड्रोजन आयन की तुलना में।
इसलिए वो क्षारीय होते हैं। पीएच मान जैसे ही 7 से ऊपर जाता है तो हाइड्रोक्सिल बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन घटता जाएगा। इसलिए मैं ये कहूंगा क्षारीय विलयन में H आयन होते हैं, लेकिन उससे अधिक हाइड्रोक्सिल आयन पाए जाते हैं, इसलिए वो क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक का उपयोग करेगा? तो ये कैसे पदार्थ हैं? क्षारीय। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, चूने का पानी है, चूना है या कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्षारीय पदार्थ है। क्षारीय पदार्थ का उपयोग कब करेगा? जब मृदा का पीएच मान 7 से कम हो। मृदा अम्लीय होने पर उसमें क्षारीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है। मतलब जो चूने का पानी है, बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका उपयोग तब किया जाता है जब मृदा का पीएच मान 7 से कम हो। कहने का मतलब मृदा अम्लीय हो तो ये जो बिना बुझा हुआ चूना है इसको काम लिया जाता है। कहने का मतलब रखोंडा जो खेत में पाउडर डालती है वो पाउडर क्षारीय होता है। मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में, यानी रिमूविंग एसिडिटी ऑफ सोइल, मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे मैं बात करूंगा लवण के संबंध में। तो ये चारों क्वेश्चन आपके हो गए। लवण के संबंध में अधिक जानकारी, तो लवण बनते कैसे हैं, लवण होते क्या हैं, लवण कितने प्रकार के हैं, लवणों का पीएच क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। देखते रहें, रफ काम करते रहें। थैंक यू।